देखें मैं सैयदादी हूँ, ना मुझे फ़तराना लगता है, ना मुझे ज़कात लगती है, ना मुझे यकीन करें अपना बिल्कुल नहीं है। मैंने दरमियान में बेटी की स्टडीज़ भी स्किप कर दी क्योंकि मेरे पास लाइफ को रन करने के लिए कुछ बचा नहीं था। यकीन करें अगर मुझे जॉब ही मिल जाए ना तो कम से कम मैं लाइफ को शुरू तो करूँ। मेरी बच्ची ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा क्योंकि अब उसे अंदाज़ा हो गया कि मेरी माँ के पास कुछ नहीं है। मैंने उसे ये नहीं बताया मैं बिनते फातिमा में आ गई हूँ। मैंने उसे कहा कि यहाँ पे जॉब के लिए आई हूँ। मैंने जब उसे बताया मैं बिनते फातिमा हूँ तो शी बस शॉक्ड, कहती मामा आप क्या कह रही हैं। लेकिन फिर मैंने उसको तसल्ली देने के लिए कहा मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, यानी कि रहने के लिए नहीं आई। कि मैं सच कहती हूँ, मैंने साइन भी किए, मैंने थंब इम्प्रेशन भी लगाए, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो हथियाने के लिए कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद। कहते हैं कि बुरा वक्त बता कर नहीं आता, बादशाह कब फ़कीर हो जाए और फ़कीर कब मसनद सदारत पर जा पहुँचे कोई नहीं जानता। ये सब कुदरत के वो खेल हैं जिन्हें कोई ना खेलना भी चाहे तब भी मजबूरन उसे सब का हिस्सा बनना पड़ता है। हमारी आज की वीडियो कुछ इसी किस्म की है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जिन्हें अल्लाह पाक ने इस कदर दौलत अता की कि लोग रश्क करते थे, मगर फिर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उन्हें अपनी ही नौकरानी के घर में मुकीम होना पड़ा। वो इस हाल को किस तरह पहुंची, आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपना पूरा नाम बताइएगा। मैमुना बुखारी। अच्छा, मैमुना बुखारी, आप बिनते फातिमा ओल्ड एज होम में किस तरह आई और कब से हैं यहाँ पे? जी मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ। मैं बहुत परेशान थी, रहने के लिए जगह नहीं थी। काफ़ी दिन काफ़ी लोगों की तरफ थोड़ा थोड़ा रही हूँ, लेकिन आपको पता है परमानेंटली कोई भी नहीं रखता। अच्छा, अपने बारे में बताएं कि आप क्यों इतना मतलब अपने घर से बाहर हैं, कोई आपको रख नहीं रहा, ऐसी क्या आपके साथ परेशानी आपको हुई है जो आप यहाँ तक पहुँची हैं? असल में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, 9 जनवरी को उनको साल हुआ है। मेरी एक बेटी है, 21 साल एज है उसकी। अभी उसको पप्पो के घर लाहौर छोड़ के आई हूँ। बस ये एक प्रॉपर्टी का मसला था जिसकी वजह से, वही हमारा घर था, उसी में हम रह सकते थे, हम रेंट्स पे रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोन शोन भी। अच्छा, अपने हस्बैंड के बारे में बताएं कि किस तरह उनकी डेथ हुई है। ब्रेन हेमरेज हुआ था उन्हें, लाहौर नेशनल हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हुई है। शुरू में तो इद्दत वगैरह थी, तो ज़ाहिर है मसाइल को संभाल ही नहीं सकी। बस आहिस्ता आहिस्ता सोचा था ज़िंदगी को शुरू करूँगी, लेकिन इतना आसान नहीं है अकेली औरत के लिए। मुझे अपना इतना नहीं है, लेकिन बच्ची की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान। अच्छा, आप यहाँ पर आ गई हैं तो अभी आपकी बेटी कहाँ पे है? बेटी को मैंने ये कहा था मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, उसको मैंने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी सिस्टर भी है मेरी यहाँ पे, उसकी तरह भी महीना रही हूँ, लेकिन छोटी सिस्टर है। मुझे शर्म आती थी कि अभी कितने के दिन बंदा किसी के घर गुजार सकता। काफ़ी दिन, यकीन करें, मैं सड़कों पे इतना दिन रात चली हूँ ना। मुझे ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी मतलब नौबत आई है कि आप यहाँ पर पहुँची हैं? आपका अपना घर था, आपके हस्बैंड क्या करते थे? 3 बहनों के एक ही भाई थे वो। मैंने जस्ट ये जो हमारा अपार्टमेंट था ना, ये हमारे मिलने वाले हैं कराची के डॉक्टर साहब हैं, मैंने उनके पास अपनी अमानत रखवाई थी। मेरे पास इस टाइम इस फ्लैट के अलावा कुछ भी नहीं था, और मैं मुतमईन थी कि हमारा है, हमें क्या डर है, मैं इसको बेचूंगी, छोटा सा घर ले लेंगे, बेटी की शादी कर दूंगी। लेकिन अब पता चला है कि जिसको अमानत दी थी वो अपने नाम भी करवा चुके हैं, टावर के लॉक्स भी चेंज करवा दिए हैं। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने आपको पहले ये चेक करवाए हैं। बात ये है कि मेरा जब देखा कि हस्बैंड पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी केसेस थे, तो मैं शाह साहब को हमेशा प्रॉपर्टी केसेस मतलब ये है कि इन्होंने यहाँ हमारी गुजरात में शॉप्स थी, कुछ ज़मीन भी थी फैसलाबाद में, उसमें पहले इन्होंने सिस्टर्स को हिस्सा दिया है, फिर हमने एक घर लिया था। बस वो कैसे ही घर लिया है तो केसेस कर दिए। कहाँ पे आपने घर लिया था? ये फ्लैट की बात कर रहे हैं? F11 में था, कनाल का घर था जी। बस वो लेने के बाद
केसेस हो गए, शाहजी ने मुझे कहा बेच दो फौरी तौर पे, ये ना हो इस घर पे भी हो जाए तो हम फिर कहाँ जाएंगे। यानी कि वो घर सेल करने के बाद कुछ हमने शॉप्स के बयाने लिए थे वो वापस किए, कुछ हमने ये अपार्टमेंट ले लिया, थोड़ा बहुत ज़ाहिर है कुछ नहीं करते थे, बीमार थे, बाईपास हुआ था। इस फ्लैट के अलावा आपके पास क्या प्रॉपर्टी है? कुछ भी नहीं है। जैसे आपने दुकानों की बात की है। नहीं, वो सेल हो गई थी, वो सेल करने के बाद ही हमने वो घर लिया था। बस 2 रह गई थी जो आखिर में बयाने भी वापस कर दिए। वो ये समझें शाह साहब की ज़िंदगी में ही ज़ाहिर है वो बाईपास हुआ था, कुछ नहीं करते थे। तो शॉप्स का जो मतलब हमने उसी से हम गुजारा करते थे, जो हमने पैसे रह गए थे कुछ उन बंदों की तरफ जो हमने दुकानें बाद में उन्हें दे दी थी। शाह साहब ने हर चीज़ अपने मरने से पहले सब कुछ क्लियर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो हमने शॉप्स के बयाने लिए हुए थे वो भी मतलब शॉप्स उनको हैंड ओवर कर दी थी। और फिर वो ये समझे कि 2-2.5 साल वो जिनसे हमने पैसे थोड़े थोड़े करके उन्होंने हमें दिए हैं, हम उनसे गुजारा करते रहे। लेकिन अब क्योंकि वो भी ख़त्म हो गए थे, तो ज़ाहिर है जब कुछ आगे आता नहीं तो ख़त्म ही हो जाते हैं। बस ये समझें कि फिर हम वो जो गुजरात के जो बंदे थे ना जिन्होंने हमारी शॉप्स ली थी, हम उन पैसों से मतलब वो कभी ज़रूरत पड़ती 20,000 भेज देते, 50,000 भेज देते। शाह साहब का बाईपास हुआ था, आपको पता है, चेकअप्स भी होते हैं, मेडिसिन्स भी होती हैं। मतलब कि शाह साहब की ज़िंदगी में ही हमारे क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे। लेकिन मुझे ये तसल्ली थी कि हमारा फ्लैट तो है ना, अपनी छत तो है ना जिसमें। और अब ये है कि सामान मैंने किसी के घर बंद करके रखा हुआ है, ये समझे अननोन जगह पे। अच्छा, आप लोग जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई है तो आप अपने घर में रहते थे और ये फ्लैट आपने ले रखा था? हमने घर रेंट पे लिया हुआ था और इस फ्लैट से शुरू में इनकम आती थी तो हम वो वाला रेंट देते थे। लेकिन जब देखा सब कुछ ही ख़त्म हो गया है तो फिर अब ज़िंदगी चलाने का कोई सोर्स नहीं था। तो आप बताएं कि वो जिन डॉक्टर साहब की आप बात कर रही हैं कि उन्होंने जब आपके फ़्लैट पे कब्ज़ा कर लिया, वो कौन थे? उनको आपने इमानत क्यों दी थी? मैंने आपको बताया ना, प्रॉपर्टी केसेस ऑलरेडी चल रहे थे और मैंने सुना था कि इनकी सिस्टर्स कहती हैं जी हमने फ्लैट में से भी हिस्सा लेना है। तो हमने उनको ये वो थे कौन? वो आपके हस्बैंड के दोस्त थे? हमारे फैमिली टर्म्स थे। जब हमारा क्या थे? फैमिली टर्म्स थे, ये समझे कि एक ट्रस्ट वर्दी बंदा था। हम कुछ भी प्रॉपर्टी कुछ भी लेते हम उनसे मशवरा करते थे। यानी कि यकीन करें मैंने आज तक उनका कुछ नहीं देना लेना। कभी अगर बारो लेते तो मैं इसी फ्लैट का रेंट उनको दिलाती। ऐसा नहीं था कि कुछ देना था कि जिसकी वजह से उन्होंने कब्ज़ा कर लिया या, लेकिन मैंने ना उनसे मशवरा किया। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि मैंने शाहजी से पहले पूछा, उन्होंने कहा कि तुम फ़िलहाल डॉक्टर साहब को अटॉर्नी दे दो भी, यानी कि ये हो के हमारे पास है ही नहीं। मतलब कि सच मैं आपको एक लफ्ज़ झूठ नहीं बोलूँगी, सिर्फ इसलिए कि ये ना मैंने इस पर भी केस कर दें। ठीक है, आपने बहनों के केस की वजह से जो है वो उन डॉक्टर साहब को ये दे दिया था, ठीक है? आगे से मुझे कहा कि आप मुझे इससे क्या होगा, आप मुझे मतलब कि टेम्परेरीली ना मुझे ये डॉक्यूमेंट साइन कर दें। यकीन करें मैंने डॉक्यूमेंट साइन किए, मैं सच कहती हूँ मैंने साइन भी किए, मैंने थंब इम्प्रेशन भी लगाए, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो हथियाने के लिए कर रहे हैं। मुझे अब ये आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह आपने थंब भी वहाँ पे लगा दिया और आपने टेम्परेरी दिया, लेकिन आपको कभी धचका नहीं लगा कि ये परमानेंट भी हो सकता है या वो बंदा कब्ज़ा कर सकता है? मेरे जहन में एक बात थी कि जब तक ट्रांजैक्शंस नहीं होती, जब तक कोई बैंक प्रूफ नहीं होता, आप अगर मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगी जहाँ पे मैंने साइन किए थे, वहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई, कोई विटनेस नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यानी कि मैंने 1 रुपया 1 आना भी इस फ्लैट के बदले में नहीं लिया उनसे। तो आपने उनसे मुतालबा नहीं किया कि विटनेस भी कोई नहीं था और जो आपने टेम्परेरी जितनी भी आपने फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की हैं, तो आप उनके पास गए ही हैं, उनसे आपने मुतालबा नहीं किया कि आपको दोबारा दें? पहले शुरू में मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब अब मुझे फ़्लैट की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी उसके बाद? उससे पहले मैंने कहा मुझे ज़रूरत है, मेरी बच्ची भी मुझे रोज़ पूछती है, तो रेंट भी वही लेता था। तो मेरी बच्ची को हैरत होती थी कि रेंट भी वही लेता है तो मामा फ्लैट तो हमारा है ना। मेरी बच्ची अक्सर मुझसे सवाल करती थी और मैं उसे कहती थी बाबा हमारा ही है, मतलब तुम परेशान ना हो। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके हस्बैंड की, जब आपके हस्बैंड हयात थे तब की हैं या आपके हस्बैंड की डेथ होने के बाद? हयात से ही मैं पूछना शुरू हो गई थी कि तो आपके हस्बैंड ने कभी वो नहीं किया कि कोई लीगल क्यों नहीं आपने कार्रवाई की जब आपके मियाँ जिंदा थे? तो सच पूछे मुझे तसल्ली थी, मुझे ये था कि ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप जिस तरह आपने फरमाया है कि वो जो है वो आपके फ़्लैट के किराया लेते थे, तो उससे आपको फील नहीं होता था कि चीज़ तो आपकी है, तो वो क्यों बंदा ले रहा है किराया? बस क्योंकि उनको अटॉर्नी वो दिया हुआ था, इसलिए ये था कि आपको लगता है कि ये आपकी अपनी गलती है कहीं ना कहीं?
है मेरी गलती, मैं मानती हूँ कि इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन यकीन करें मुझे कोई डाउट ही नहीं था कि कभी हमारे साथ। और फिर यतीम जब मेरी बच्ची हो गई है उस वक्त इनको ये ख्याल आया कि इन्होंने बिल्कुल हमें लाताल्लुक़ कर दिए, लॉक्स भी चेंज करवा लिए। मुझे ये था, मैं ना डीलर्स को दिखाने के लिए मतलब गई तो मुझे पता चला लॉक्स चेंज हो गए, और पहले भी काफ़ी डीलर्स देख के गए हैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो किसी को कहा ही नहीं, कौन देख के गया है। हालांकि यकीन करें मेरे टावर में भी सबको पता है कि हम ओनर हैं, उन्होंने आज तक डॉक्टर साहब को वहाँ नहीं देखा। ये समझिए कि मेरे पास टोटल ज़िंदगी बाकी जीने के लिए एक ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है। अभी आपकी बेटी आपकी नन के पास है, तो आपकी बेटी पढ़ रही है, क्या कर रही है? जी 3rd ईयर में मैंने उसको एडमिशन लेके दिया था। तो अब आप जो हैं वो अपने फ्लैट को दोबारा लेने के लिए क्या कोई लीगल कार्रवाई करना चाहती हैं? मैंने लॉयर किया है अभी, तकमीम अली जंजुआ यहाँ पे F8 में ही ना। मैंने उनसे सारा उनको डॉक्यूमेंट्स दिखा के, उन्होंने कहा एक केस में लचक ये है कि कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हुई, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उन्होंने 1.5 करोड़ कहाँ से लिया। मेरा खैर उन्होंने 160 का बनाया हुआ है एग्रीमेंट के, भाई मैंने उनसे ख़रीदा है। तो कहते हैं हम ये सवाल उठा सकते हैं कि उसने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने जो कि लाख ज़्यादा से ज़्यादा लेते होंगे सैलरी की, कहाँ से उन्होंने लिया। यहाँ से हम केस उठाएंगे और फिर हम स्टे लेके उसके दौरान फिर सारा इसको करेंगे। स्टे इसलिए लेंगे कि ये ना वो सेल कर दे या कुछ इस तरह हो जाए। आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो काइंडली कैमरा पे दिखाइएगा अलग अलग करके, और साथ में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है। जिस बंदे से मैंने ख़रीदा था इफ्तिखार मुगल उनका नाम था, और ये मेरी ओनरशिप थी, ये जसूरा टावर में। मतलब ये सारा डिटेल है कि कौन सा अपार्टमेंट नंबर है। और अच्छा, अब जो है वो आप यहाँ पे रहती हैं बिनते फ़ातिमा में, तो हुकूमत से कोई अपील करना चाहें, पब्लिक से कोई अपील करना चाहें कि लोग आपकी मदद करें, किस तरह मदद कर सकते हैं ये सब कुछ दोबारा आपको दिलाने के लिए? सबसे पहले तो यही है कि मेरी चीज़ मुझे मिल जाए। देखिए मैं सैयदादी हूँ, ना मुझे फ़तरा ना लगता है, ना मुझे ज़कात लगती है, ना मुझे यकीन करे अपना बिल्कुल नहीं है। मैंने दरमियान में बेटी की स्टडीज़ भी स्किप कर दी क्योंकि मेरे पास लाइफ को रन करने के लिए कुछ बचा नहीं था। लेकिन एक ये तसल्ली थी जो अब ये समझें कि रिस्क पे ही है ना। लॉयर ने तो मुझे काफ़ी तसल्ली दी थी, लेकिन उन्होंने 1 लाख मांगा था पूरे केस के लिए। मेरे पास कुछ नहीं था उनको देने के लिए। हालांकि उन्होंने नोटिस वगैरह हर चीज़ तैयार करके रखी है कि मैं उसको नोटिस भेजूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भी वो उसकी क्या नीयत है और वो बेचेगा या जो भी है, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब वो। लेकिन मेरे पास लॉयर को देने के लिए भी कुछ नहीं है। हुकूमत से कोई अपील करना चाहें? हुकूमत से मैं यही कहूँगी कि मेरी चीज़ मुझे मिल जाए, और तो कुछ नहीं। उन लोगों जिस तरह आप यहाँ बिनते फ़ातिमा में हैं, जॉब के लिए इतनी जगह अप्लाई किया, मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैंने होटल मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने यकीन करें कोई ऐसी साइट नहीं है जहाँ पे मैंने अपनी CV थ्रो नहीं की। मुझे जॉब मिल जाती तो शायद मैं अभी लाइफ को थोड़ा थोड़ा शुरू कर चुकी होती, क्योंकि मैं ये समझे हम दर बदर हैं तकरीबन साल से। मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह हयात हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में मैं संभाल नहीं सकती, मैं उन पर बोझ बन जाऊँ। आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं हम। एक बाहर होती है, एक जिसका मैंने बताया मैं 1 महीना तकरीबन महीना 1.5 उसकी तरफ रही हूँ पहले। और भाई मेरे आपको पता है कोरोना की वजह से जो आजकल क्राइसिस हैं, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बस जैसे आपने बताया कि आपने CV जो थ्रो की हुई हैं, तो आपको कहीं से रिस्पॉन्ड नहीं आया? एज लिमिट 36 से ऊपर मांगते ही नहीं है, मैं 40+ में हूँ। यकीन करें अगर मुझे जॉब ही मिल जाए ना तो कम अज़ कम मैं लाइफ को शुरू तो करूँ। मेरी बच्ची ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि अब उसे अंदाज़ा हो गया कि मेरी माँ के पास कुछ नहीं है। मैंने उसे ये नहीं बताया मैं बिनते फ़ातिमा में आ गई हूँ, मैंने उसे कहा कि यहाँ पे जॉब के लिए आई हूँ। मैंने जब उसे बताया मैं बिनते फ़ातिमा हूँ तो शी वाज़ शॉक्ड कहती मामा आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा, फिर मैंने उसको तसल्ली देने के लिए कहा मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, यानी कि रहने के लिए नहीं आई। आप यहाँ किस तरह पहुँची थी? खुद ही आई थी या आपको कोई छोड़ने आया? वेबसाइट पे देखा हुआ था इनका, मैंने इनका TV प्रोग्राम में भी देखा हुआ था। ये समझे कि मैं नेट से सर्च करके इनका एड्रेस लेके खुद ही आई हूँ। किसी टैक्सी से बाहर में उतरी थी। तो अब तक यहाँ पे आपने किस तरह माहौल देखा है? आप सुकून में? बिल्कुल फैमिली की तरह है। लेकिन सच पूछें तो मैं
यहाँ से जाना चाहती हूँ जी। अपना घर मिस करती हैं? मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं कभी रही आज तक, मैंने उसको कभी कहीं नहीं छोड़ा था। आपको पता है जवान बच्ची है, मैं उसको दर बदर कहाँ लेके घूमूं, इसलिए मैंने उसको वहाँ छोड़ा कि चले कुछ दिन इसको रखेंगे। मुझे ये था, यकीन करें मैं इसके लिए भी लॉयर्स कहाँ कहाँ मैं फिरी हूँ, इतना पैदल। ज़ाहिर है सम टाइम यकीन करें मेरे पास कुछ भी नहीं होता कि मैं किराया दे लूँ, या मेरे अब्बू थोड़ा बहुत मुझे 2-3-4 हज़ार कभी ना कभी भेजते रहते हैं। उन्हें पता है कि मेरे अब्बू मुझे कभी भी नहीं कहीं छोड़ना चाहते, वो कहते हैं यहाँ आ जाओ, कि मेरा बूढ़ा बाप है, मैं भी उस पर बोझ बन गई। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी आदमी ने उनसे पूछा कि किसी इंसान का सबसे ज़्यादा हक़ किस पर है, तो उन्होंने कहा था कि आपके वालिदैन का। खुदारा अपने वालिदैन का ख्याल रखें। मैमूना जो बेवा हैं, उनकी एक यतीम बच्ची है, उनका हक़ कोई मार रहा है। वो रियासत मदीना इमरान ख़ान से क्या अपील करना चाहती हैं? मैमूना, आप इमरान ख़ान से क्या अपील करना चाहती हैं? उनको बताएं कि आप किस हाल में हैं और क्या रियासत मदीना में एक बेवा के साथ ये सलूक किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरा हक़ मुझे मिल जाए। ठीक है, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरी यतीम बच्ची है, कोई बेटा नहीं है, कोई और नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से ये समझे कि एक बंदा जिस पे मैं बहुत एतमाद करती थी, उसने हमें इस हाल में पहुंचा दिया कि मैं सड़कों पे हूँ, मेरी बेटी कहीं है, मेरे पास लॉयर्स को देने के लिए पैसा कोई नहीं है कि मैं मतलब सरकारी तौर पे इस केस को लड़ लूँ, या ये समझें कि मैं इस टाइम हैंड्स टू माउथ हूँ और मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। और अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी के लिए शुरू करूँ, वरना तो यकीन करें सब खत्म हो गया शाह साहब के बाद। नाज़रीन, आपने मैमूना बुखारी की दास्तान सुनी, जिनके हस्बैंड की डेथ को तकरीबन 1 साल गुजर गया। उनकी एक यतीम बेटी है और उनका एक ही फ़्लैट था जिस पर उन्होंने एतबार करके उस शख्स को दिए थे, उसके कागजात या जो भी चीज़ें दी थी, अमानत दी थी, उसके साथ उसने ख़यानत किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। खुदारा इमरान खान, इस रियासत मदीना का हक़ अदा कर दीजिए और इनकी परेशानी को दूर करिए। ये नौकरी के लिए जहाँ जाती हैं उनको नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि ये उनका कहना ये है कि इनकी एज ज़्यादा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मैं अपील करना चाहती हूँ कि खुदारा इनकी मदद करें, इनका हक़ इनको दिलाएं। और साफ डिजिटल से फ़िलवक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।